सो स्टूडेंट अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2। थोड़ा सा अलग टाइप का न्यूमेरिकल है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। स्मार्ट स्टेशनरी लिमिटेड वांट्स टू रेज द फंड्स ऑफ ₹40 लाख फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट। कोई एक कंपनी है वो 40 लाख रुपए का फंड रेज करने जा रही है अपने नए प्रोजेक्ट के लिए। एंड द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। मैनेजमेंट ने जब अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन किया तो उन्होंने थोड़ा सा डेट रखा, थोड़ा सा इक्विटी रखा। तो उन्होंने अपने सामने 3 ऑल्टरनेटिव्स रखे कि इस तरीके से देखते हैं, हम कर सकते हैं। इक्विटी 40 लाख की रखी पहले वाले केस में, देखो 40 लाख रुपए चाहिए थे, 40 की इक्विटी रख दी, यानी कि यहाँ पे कोई भी डेट हमारे पास नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड वाले ऑल्टरनेटिव में उन्होंने 30 लाख रुपए की इक्विटी रखी है और 10 लाख रुपए का डेट, 40 लाख यहाँ पर भी कंप्लीट हुए। थर्ड ऑल्टरनेटिव में उन्होंने सिर्फ 10 लाख की इक्विटी रखी है, 30 लाख का डेट रखा है, यानी कि धीरे धीरे करके उन्होंने डेट कॉम्पोनेंट बढ़ाया है। हमें यही फाइंड आउट करना है कि इस डेट कॉम्पोनेंट का बढ़ाने का हमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं। अदर डिटेल्स क्या है कि डेट आपने 9% रेट पे लिए हैं, आपके इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू यहाँ 100 है, जैसे प्रीवियस में तो गिवन नहीं थी तो हमने 10 ली थी, यहाँ 100 गिवन है तो 100 ही लेंगे। टैक्स रेट है हमारे पास यहाँ पे 30%, EBIT हमारे पास है यहाँ पर 8 लाख। अंडर विच ऑफ द 3 ऑल्टरनेटिव विल द कंपनी बी एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग एंड इक्विटी। पहले तो हम इसी क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बोला है कि तीनों में से कौन सा आप ऑल्टरनेटिव बेस्ट कहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए, अब मेरे साथ साथ आपने भी इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना पूरा फॉर्मेट लिख के रख देना है। क्वेश्चन सॉल्व तो हम बाद में करेंगे, पहले फॉर्मेट लिख देते हैं, क्योंकि देखो फॉर्मेट भी लिख दोगे ना तो भी नंबर मिल जाएंगे। EBIT अब मैं फटाफट करूँगी, लेस इंटरेस्ट क्या आता है, फिर उसके बाद हमारे पास EBT में से माइनस करते हैं क्या, टैक्स, तो हमें मिलता है EAT को डिवाइड करते हैं हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, EPS, ठीक है। चलिए अब ढूंढते हैं फिगर्स, कहाँ कहाँ क्या क्या है। मुझे चाहिए सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखिए ज़रा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है हमारे पास, 8 लाख। तीनों ऑल्टरनेटिव में सेम है, क्योंकि हमें ना अपने प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है, तो उसके लिए हम तीनों ऑल्टरनेटिव को सॉल्व करके देखेंगे। 8 लाख है, तीनों केस में सेम है। अब इंटरेस्ट की बारी। अब इंटरेस्ट पे देखो, पहले वाले ऑल्टरनेटिव में तो डेट ही नहीं है, जब डेट ही नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा, तो यहाँ तो इंटरेस्ट आप नहीं लिखोगे। दूसरे वाले केस में आपके पास डेट कितने का है, 10 लाख रुपए का डेट है, और कितने परसेंट पे है, 9% के हिसाब से, तो कितना आ गया, 10 लाख का आपको कितना परसेंट निकालना है, 9% आपको निकालना है 10 लाख का, तो ये कितना बैठा आपका, 90,000 सिर्फ, तो ये आ गया आपका 7,10,000। उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव में आपके पास टोटल 30 लाख रुपीज़ का डेट है। आप 30 लाख रुपीज़ का डेट इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका 9% आपको इंटरेस्ट निकालना है, जो कि आपका कितना हो गया, 2,70,000। ये हो गया आपका 5,30,000, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि पिछला कंसेप्ट हमें क्लियर है। अच्छा, ये वाला प्रॉफिट जो है हमारा वो 8 का 8 ही रहा। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या चाहिए, टैक्स। अब जरा टैक्स ढूंढे, टैक्स कितना है, टैक्स है हमारे पास 30% के हिसाब से, यहाँ लिख देते हैं @30%। तो देखो भाई, 8 लाख का 30% तो हमारा कितना हो गया, 2,40,000, और 7,10,000 का 30% हुआ हमारा 2,13,000। नेक्स्ट 5,30,000 का 30% हुआ हमारा 1,59,000। अब आपको जस्ट क्या करना है, 1 बाय 1 आपको इनको माइनस करना है और देखना है कि कितना EAT हम जनरेट कर रहे हैं। तो 7,10,000 में से आप माइनस करेंगे 2,13,000, 4,97,000, देन 5,30,000 माइनस 1,59,000, 3,71,000। यहाँ तक क्लियर कैलकुलेशन सारी। बस हमने अलग अलग इंटरेस्ट निकाला पहले, यहाँ सिर्फ 10 लाख का डेट था तो उसका 9%, या 30 लाख का डेट था तो उसका 9%। देन टैक्स हमने इन्हीं प्रॉफिट्स का 8 लाख का 30%, 7,10,000 का 30%, 5,30,000 का 30%, ठीक है, माइनस कर लिया हमने। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को ध्यान से देखना है। आपके पास फर्स्ट ऑल्टरनेटिव के अंदर सिर्फ 40 लाख रुपए के शेयर्स ही शेयर्स है, और अगर 100 रुपये का एक शेयर है तो आपके पास यहाँ कितने शेयर्स हो गए, 40,000, ठीक।
उसके बाद 4,97,000 का यहाँ पर हमारे पास EAT है, लेकिन इस वाले ऑल्टरनेटिव के अंदर हमारे पास 30 लाख रुपए के शेयर्स हैं। तो अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ शेयर्स आ गए आपके पास 30,000। थर्ड ऑल्टरनेटिव में आपके पास 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं, 100 से डिवाइड करोगे तो ये कितने आ गए आपके पास 10,000। अब आपने क्या करना है, 5,60,000 को डिवाइड करना है किससे, 40,000 से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पर EPS आया है 40, राइट। इसको मैं इसके सामने ही लिख देती हूँ। 4,97,000 को आपने डिवाइड किया अगर 30,000 से, तो यहाँ EPS आया 16.56, और 3,71,000 को जब आप डिवाइड कर रहे हो 10,000 से, तो ये आ रहा है आपका 37.1। अब आप देखो कि जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आपका EPS बढ़ता जा रहा है। तो देखो उन्होंने यही बोला ना कि आप ये बताओ कि तीनों ऑल्टरनेटिव में से कहाँ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज मिल रहा है, हमें ऑल्टरनेटिव 3 में। पर ऐसा हुआ क्यों डेट कंपोनेंट की वजह से हमें फ़ायदा हो रहा है, जरा इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। चलो मैं थोड़ा सा और आपको बताती हूँ इसके बारे में। आपको एक कंसेप्ट मैंने बताया था फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज का, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा है तो हमेशा वहाँ पर आपको डेट लेने का फ़ायदा होगा। एक सेकेंड, हमेशा वहाँ आपको डेट लेने का क्या होगा, फ़ायदा होगा। उसे हम बोलते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। लेकिन अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से कम होता है तो उस सिचुएशन को हम अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं, हमें नुकसान है उस चीज़ का, ठीक है। तो क्यों इस वाले क्वेश्चन के अंदर जैसे जैसे डेट बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे क्यों हमें फ़ायदा हो रहा है, चलो हम ROI निकाल के देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ROI का फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। आपके पास EBIT था क्वेश्चन के अंदर 8 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि जितना पैसा आपने बिजनेस के अंदर लगाया उसे ही बोलते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ज़रा याद करिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी क्वेश्चन के अंदर, 40 लाख इंटू 100, तो कितना आएगा ये 20%। आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है और कॉस्ट ऑफ डेट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब जो आपने उधार लिया था पैसा वो आपने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया था, 9% पे लिया था आपने। अब आपने 9% आपका कॉस्ट ऑफ डेट है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी 20%। तो आप इस सिचुएशन में हो, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, क्योंकि आप इस सिचुएशन में हो इसी वजह से ज़्यादा डेट लेने का आपको फ़ायदा हो रहा है। तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको समराइज़ कर लेती हूँ, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपको करना ज़रूर है। 1 मिनट वेट करिए। सबसे पहले न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको एक चीज़ बताई, आपको पहली बात तो इस फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि अब किसी बच्चे को इस फॉर्मेट में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी। जस्ट ढूंढो कि कहाँ कहाँ क्या क्या दे रखा है, पुट कर दो। EPS बढ़ रहा है तो फ़ायदा है, घट रहा है तो नुकसान है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमें बताता है कि आपको अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स दे रखे होंगे, आपको बेस्ट को चूज़ करना है। तो बेस्ट को चूज़ करने का क्राइटेरिया भी यही है, फॉर्मेट तो वही है। अगर EPS बढ़ रहा है तो जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है आपको वही वाला चूज़ करना है, ठीक है। वो इसका रीज़न पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपको ROI निकाल के दिखा देना है। ROI का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अगर आपका ROI कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा है तो येस डेट लेने से हमें फ़ायदा होगा। अगर आपको ROI COD से कम है यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट से कम है तो डेट लेने का हमें फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज राइज विद इंक्रीज इन डेट। क्या EPS हमेशा ही बढ़ता है अगर आप ज़्यादा डेट लेते हो तो आंसर इज़ नो, हमेशा नहीं बढ़ता। कब बढ़ता है, ओनली व्हेन द रिटर्न ऑन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन COD। सिर्फ यही एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपका जो EPS है वो बढ़ेगा डेट लेने की वजह से, अदरवाइज नहीं, ठीक है बेटा। मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिया है दोनों तरीके का।
आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके पास रेफरेंस बुक होंगी, नहीं तो ऑनलाइन भी मटेरियल अवेलेबल है आजकल बहुत सारे। और अगर डाउट आता है तो आप मुझे टाइम से बता दीजिएगा। जो भी आपके पास मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो, जिसके थ्रू भी आप मुझसे बात कर सकते हो, तो आप बता दीजिएगा। मैं ट्राई करती हूँ फिर कुछ और करने की, ठीक है। बाकी अच्छे से तैयारी कर लो, सब चीज़ों को एक बार पढ़ लो अच्छे से। MCQs, रीज़न असर्शन, ट्रू फॉल्स, और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में प्लीज़ डायग्राम बना के आइएगा, फ्लो चार्ट्स बना के आइएगा। जैसे प्रोसेस लिखते हैं तो उसको फ्लो चार्ट बना के फिर उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। हेडिंग्स प्रॉपर यूज़ करना, ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना है, मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी। ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना है, हेडिंग्स को अंडरलाइन करना, उसके नीचे एक लाइन छोड़कर फिर लिखना शुरू करना। एक क्वेश्चन के ख़त्म हो जाने के बाद 2 लाइन्स छोड़ देना। बहुत सुंदर सी प्रेजेंटेशन करके आना कि एग्जामिनर खुश हो जाए आपके आंसर्स को देख के, अपने आप ही आपको मार्क्स दे। बाकी ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेज़ है मेरी आपके साथ। आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। भले ही किसी ने पूरे साल मेहनत की हो या ना की हो, लेकिन अगर आपने इन दिनों में भी अगर मेहनत कर ली होगी तो आप डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे, और कुछ लोग तो बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो तैयारी कर लीजिए। बाय बाय।